एक गांव में सविता अपने पति के साथ रहती थी। उनकी नई नई शादी हुई थी। जी, मुझे एक छोटा पप्पी दिलवा दो ना। मुझे एक पप्पी रखने का बचपन से बहुत शौक है। कुत्ते को पालना तो बड़ा मुश्किल काम है। उनके रख रखाव में बहुत खर्चा आता है। नहीं नहीं, हम कुत्ता नहीं पाल सकते। ठीक है, अगर आप मुझे एक पप्पी नहीं दिलवा सकते तो आज के बाद मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अब से खाना ही नहीं खाऊंगी। अरे यार, अब तुम ये इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद करो। ठीक है, तो मैं तुम्हें कल एक पप्पी दिलवा दूंगा। अब रोनी शक्ल बनाना बंद करो। फिर अगले ही दिन वो दोनों एक पेट शॉप पर जाते हैं। वहाँ सविता को एक सफेद रंग का छोटा सा पपी पसंद आता है। वो उसे देखते ही अपनी गोद में उठा लेती है। देखिए ना जी, कितना प्यारा बच्चा है। आप भी इसे अपनी गोद में लीजिए ना। अरे नहीं नहीं, मुझे कुत्ते बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम इसे मुझसे दूर ही रखो। मैं इसका नाम टफी रखूंगी। अले मेरा छोटा बच्चा, अले अले अले, भूख लगी है। मम्मा आपको घर पहुंचते ही खाने को देगी। फिर वो दोनों उस पपी को अपने साथ घर ले आते हैं। कुछ समय के बाद सविता एक बच्चे को जन्म देती है। टफी अब थोड़ा बड़ा हो चुका होता है। तुम इस टफी को हमारे मुन्ना से दूर रखा करो। कब हमारे मुन्ना को काट खाए। अजी, आप इसकी फिक्र मत कीजिए। मैं जानती हूँ टफी हमारे मुन्ने को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता है। ये इसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। सब कुछ सही चल रहा होता है, तभी गाँव में एक बच्चा चोर चुड़ैल की अफवाह सामने आती है। एक चुड़ैल रोज रात को गाँव में आती और खिड़की से झांक झांक कर छोटे बच्चे की तलाश करने लगती। एक दिन वो चुड़ैल किसी के घर में झांक रही थी। तभी एक गांव वाला वहां आ जाता है। अरे तुम कौन हो? इस तरह घर में ताका झांकी क्यों कर रही हो? कहीं चोरी करने का इरादा तो नहीं है तुम्हारा? तभी उस गांव वाले की नजर उस चुड़ैल के पैरों पर पड़ती है। वो उल्टे होते हैं। ये देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। मर गए रे, इसके पैर तो उल्टे हैं। ये मैं कहाँ फंस गया? फिर वो गांव वाला वहाँ से दबे पांव निकलने लगता है। तभी चुड़ैल की नजर उस पर पड़ती है। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है और उसे गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लेती है। अरे मर गया। अरे अरे चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दो। मैं तो अपने घर की ओर जा रहा था। तुझे एक ही शर्त पर छोड़ूंगी। पहले मुझे ये बता, गांव में छोटा बच्चा किसके घर है जो 1 साल से बड़ा ना हो? नहीं 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 चुड़ैल जी, इतना छोटा बच्चा तो हमारे पूरे गांव में नहीं है। ठीक है, तो फिर तू मेरे किसी काम का नहीं है। अब मरने के लिए तैयार हो जा। अरे रुको रुको चुड़ैल जी, रुको। अरे यार, अब क्या करूं? अगर इसे मुकेश के घर का पता बता दिया तो ये उसके बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ेगी, और अगर नहीं बताया तो मुझे मार डालेगी। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? जल्दी बता, नहीं तो तुझे मार दूंगी। फिर गांव वाला अपनी जान बचाने के लिए उस चुड़ैल को मुकेश के बेटे के बारे में बता देता है। चुड़ैल जी, अब तो मैंने आपको बच्चे के बारे में बता दिया है। अब मुझे जाने दो है। मुझे बहुत भूख लगी है। अब तू मेरी भूख मिटाएगा। नहीं नहीं नहीं। फिर चुड़ैल उस गांव वाले को मार डालती है और उसे खाने के बाद सीधा मुकेश के घर की ओर चल देती है। कुछ ही देर में वो उसके घर के बाहर पहुंच जाती है और खिड़की से झांकने लगती है। मुन्ना वहीं पालने में सो रहा होता है और टफी भी वहीं मुन्ने के साथ जमीन पर सो रहा होता है। तभी टफी को उस चुड़ैल की सुगंध आ जाती है और वो उसकी तरफ देखकर भौंकने लगता है। चुड़ैल खिड़की पर खड़ी होती है। अरे यार, ये कुत्ता भी ना रात को भी सोने नहीं देता। हे सविता, देखो तुम्हारा टफी पागल हो गया है जो इतनी रात गए भौंक रहा है। फिर मुकेश उठता है और टफी की रस्सी पकड़कर उसे खींचने लगता है, लेकिन टफी अपनी जगह से नहीं हिलता और उस चुड़ैल की ओर देखकर भौंकता रहता है। चुप हो जाओ, सोने क्यों नहीं देता? वो चुड़ैल वहीं घर के बाहर छुपी रहती है और छुप छुप कर खिड़की से मुन्ना को देखती रहती है। लेकिन मुकेश की नजर उस चुड़ैल पर नहीं पड़ती और वो टफी को जबरदस्ती खींचकर वहाँ से ले जाकर उसे पेड़ से बांध देता है। अरे वाह, इसने तो मेरा काम आसान कर दिया। फिर वो चुड़ैल मुन्ना को उठा लेती है और अपने साथ ले जाती है। टफी को इस बात का एहसास हो जाता है और वो जोर जोर से भौंकने लगता है। भौंकने की वजह से उन दोनों की नींद खुल जाती है। अरे यार, इस कुत्ते ने तो आज नींद ही खराब कर दी है। अरे क्या हो गया है आज तुझे? तभी सविता की नजर पालने पर पड़ती है। अजी, मुन्ना पालने में नहीं है, उसे कौन ले गया? फिर वो दोनों घर से बाहर निकलकर उसे हर जगह ढूंढने लगते हैं। हे भगवान, मेरे मुन्ना को कौन ले गया? उसकी चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं। अरे मुकेश भाई, क्या हुआ?
हमारे मुन्ना को कोई उठाकर ले गया है। वो देखो, उल्टे पैरों के निशान, ये जरूर उस चुड़ैल का ही काम है। फिर वे सब लोग उन पैरों का पीछा करने लगते हैं, लेकिन कुछ दूर जाते ही वो पैरों के निशान घास में गायब हो जाते हैं। अरे ईका! वहाँ दूसरी तरफ वो चुड़ैल मुन्ना को लेकर रेलवे ट्रैक पर पहुँच जाती है और उसे ट्रैक के बीचों बीच रख देती है। अब मैं तेरी बलि इसी रेलवे ट्रैक पर दूंगी जहाँ मैंने अपना बच्चा खोया था। तेरी बलि देते मेरा बच्चा फिर से जिंदा हो जाएगा। फिर चुड़ैल मुन्ना को रेलवे ट्रैक पर बिठा देती है और खुद एक पेड़ के पीछे जाकर छिप जाती है और ट्रेन के आने का इंतजार करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ ट्रेन भी अपनी रफ्तार से मुन्ना की ओर बढ़ रही होती है। तभी टफी रस्सी को तोड़ने की कोशिश करने लगता है और रस्सी को जोर जोर से खींचने लगता है। कुछ देर कोशिश करने के बाद रस्सी टूट जाती है और टफी मुन्ना को सूंघता हुआ सीधा उसकी ओर दौड़ पड़ता है। अरे ये तो टफी है, ये कहाँ दौड़ा जा रहा है? अजी, ये मुन्ना को सूंघ सकता है, ये जरूर उसी के पीछे जा रहा है। फिर सब गांव वाले भी टफी के पीछे पीछे दौड़ पड़ते हैं और कुछ ही देर में रेलवे ट्रैक के पास पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें जो दिखता है वो देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मुन्ना रेलवे ट्रैक पर बैठा हुआ होता है और सामने ट्रेन उसकी ओर आ रही होती है। मुन्ना, अरे कोई मेरे बच्चे को बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। अरे कोई फायदा नहीं है भाई, हम ट्रेन आने से पहले वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। मुन्ना हमसे बहुत दूर है, हम इतनी तेज नहीं दौड़ पाएंगे। टफी, अब तू ही मेरे मुन्ना को बचा सकता है, जा टफी जा। तभी टफी अपनी पूरी रफ्तार से मुन्ना की ओर दौड़ पड़ता है। अरे जब हम इंसान कुछ नहीं कर पाए तो ये कुत्ता क्या कर लेगा। तभी टफी दौड़ता हुआ रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाता है। ट्रेन बिल्कुल टफी के सामने पहुंचने ही वाली होती है कि टफी मुन्ना की तरफ कूद पड़ता है और मुन्ना को रेलवे ट्रैक से नीचे हटा देता है और ट्रेन आगे निकल जाती है। सब गांव वाले भागते हुए वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मुन्ना और टफी दोनों सही सलामत ट्रैक के साइड में बैठे हुए होते हैं। सविता मुन्ना को अपनी गोद में उठा लेती है। मेरा मुन्ना, तू ठीक तो है ना? अरे नहीं, ये क्या, इस कुत्ते ने तो मेरा सारा खेल ही बिगाड़ दिया। अगली बार मैं बलि देकर ही रहूंगी। फिर वो चुड़ैल गायब हो जाती है और एक बार फिर से वो बेजुबान अपनी वफादारी साबित कर देता है। अजी उठिए ना, देखिए टफी फिर से भौंक रहा है। तुम डरो नहीं, कई कुत्ते अक्सर रात को भौंकते हैं, सो जाओ। अरे नहीं जी, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, आप बाहर जाकर देखिए ना। फिर मुकेश हाथ में जलती हुई मशाल लेकर घर से बाहर निकलता है। यहाँ तो कोई नहीं है। अरे टफी, तू किसे देखकर भौंक रहा था? यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर मुकेश वापस घर के अंदर चला जाता है। चुड़ैल वहाँ से उड़कर जंगल में पुराने कुएं के अंदर चली जाती है। वहीं मुकेश का पड़ोसी उस चुड़ैल को अपनी खिड़की से देख लेता है। अरे नहीं, आज तो उस कुत्ते ने मेरा सारा खेल ही बिगाड़ दिया। फिर अगला दिन होने पर मुकेश को घर के बाहर खिड़की के नीचे किसी के उल्टे पैरों के निशान दिखाई देते हैं। जिस बात का डर था वही हुआ, ये निशान किसी आम इंसान के नहीं है। मुकेश भाई, तुम्हारा शक सही है। मैंने कल रात अपनी आँखों से देखा था, वो चुड़ैल खिड़की से तुम्हारे घर में झांक रही थी। फिर अचानक टफी के भौंकने की आवाज सुनकर वो वहाँ से चली गई। वो फिर से आएगी। फिर उन पैरों के निशान की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। उसी दिन गांव में मीना के घर एक बिटिया का जन्म होता है। जी मुझे तो बहुत डर लग रहा है जी। गांव में एक चुड़ैल घूम रही है जो नवजात बच्चे की तलाश में है। कल रात गांव वालों ने मुकेश भैया के घर के बाहर उस चुड़ैल को देखा था। अरे तुम डरो नहीं, मैं हूँ ना, कोई चुड़ैल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर रात होने पर वो चुड़ैल जैसे ही मुकेश के घर के बाहर पहुँचती है, टफी उसकी मौजूदगी का एहसास कर लेता है और जोर जोर से भौंकने लगता है। अरे नहीं, इस कुत्ते की वजह से मैं अपने मकसद को अंजाम नहीं दे पा रही। फिर टफी के भौंकने की आवाज पूरे गांव में गूंजती है। टफी के भौंकते ही सब समझ जाते हैं कि जरूर गांव में किसी चुड़ैल की मौजूदगी है। अजी सुनिए, मुकेश भैया का कुत्ता कितने जोरों से भौंक रहा है। लगता है उसने चुड़ैल को देख लिया है। कहीं वो हमारे घर तो नहीं आ जाएगी ना जी। तभी मीना की बिटिया जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। अरे वाह, ये कौन रो रहा है? ये तो कोई नवजात लगता है। वाह, अब मैं उसका शिकार करूंगी। फिर चुड़ैल मीना की बच्ची को सूंघती सूंघती उसके घर के बाहर पहुंच जाती है। पप्पू और मीना अपनी बच्ची के साथ घर में पलंग के पीछे छिप जाते हैं। अजी वो चुड़ैल यहीं कहीं है, आप जल्दी जाइए और सारी लाइट बंद कर दीजिए। फिर पप्पू भाग कर जाता है और सारी लाइट बंद कर देता है और वो दोनों पलंग के पीछे छिपे रहते हैं।
फिर चुड़ैल खिड़की से झांक कर बच्चे की खुशबू सूंघने लगती है। मैं बच्चे की खुशबू सूंघ सकती हूँ, मेरा शिकार आसपास ही है। तभी बच्ची रोने लगती है। अरे मर गए रे। अरे मीना इसे चुप करवाओ, नहीं तो चुड़ैल हमें ढूंढ लेगी। अरे मर गए रे। बच्ची के रोने की आवाज सुनते ही चुड़ैल चौकन्नी हो जाती है और उसका शिकार करने के लिए तड़पने लगती है और खिड़की को तोड़ने की कोशिश करने लगती है। ये नास मिट्टी तो खिड़की तोड़ने वाली है मीना। अब क्या करें? अगर ये अंदर आ गई तो हमारी बच्ची को जिंदा नहीं छोड़ेगी। आप कुछ कीजिए ना। अरे मैं क्या करूं? अजय एक काम कीजिए, आप भी मुकेश भैया के कुत्ते की तरह भौंकिए ना। क्या पता चुड़ैल कुत्ते की आवाज सुनकर डर जाए। अरे कमबख्त, मुझे कुत्ता समझा हुआ है क्या? भला मैं कुत्ते की आवाज कैसे निकाल सकता हूँ? ठीक है, फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे नहीं, ऐसा मत बोलो। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। हे भगवान, रक्षा करना। कुत्ते की आवाज सुनकर चुड़ैल वहीं रुक जाती है, लेकिन दूसरे ही पल वो समझ जाती है कि ये कोई कुत्ता नहीं बल्कि इंसान ही है। अरे मूर्ख इंसान, तुझे क्या लगता है तू मुझे पागल बना सकता है? आज मैं तेरे बच्चे को नहीं छोड़ूंगी। अरे मर गए रे। अरे मीना, हमारी कुत्ते वाली तरकीब तो फेल हो गई। अब क्या करूं? अब किस जानवर की आवाज निकालूं? अजी, ये पप्पू भैया के घर से कुत्ते की अजीब अजीब सी आवाजें कौन निकाल रहा है जी? फिर मुकेश घर से बाहर निकलकर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो चुड़ैल पप्पू के घर की खिड़की तोड़ रही होती है। अरे सविता, ये तो वही चुड़ैल है जो हमारे मुन्ना की जान लेना चाहती थी। अब ये पप्पू भाई की बिटिया के पीछे पड़ गई है। तभी टफी घर से बाहर निकलता है और चुड़ैल को देखकर भौंकने लगता है। ए मूर्ख इंसान, तुझे क्या लगता है तू फिर से कुत्ते की आवाज निकालकर मुझे डरा देगा? अरे मैंने तो कोई कुत्ते की आवाज नहीं निकाली, तो ये आवाज कैसी है? नहीं टफी, रुक जाओ, आगे मत जाओ। तुम अकेले उस चुड़ैल का सामना नहीं कर सकते, वो एक पल में तुम्हारी जान ले लेगी। फिर टफी वहीं रुक जाता है और जोर जोर से भौंककर अपने साथियों को पुकारने लगता है। सविता, लगता है टफी अपने साथियों को पुकार रहा है। फिर उसकी पुकार सुनकर दूर दूर से और भी कुत्ते वहां पहुंच जाते हैं। अरे नहीं, ये इतने सारे कुत्ते कहां से आ गए? अब क्या करूं? अरे मीना, बाहर देखो, कितने सारे कुत्तों ने इस चुड़ैल को घेर लिया है। अब ये बचकर कहीं नहीं जा सकती। इतने सारे कुत्तों को देखकर वो चुड़ैल डर जाती है और कुएं की तरफ भागने लगती है। सभी कुत्ते भी उसका पीछा करने लगते हैं। चलो गांव वालों, यही सही मौका है। हमें इस चुड़ैल का पीछा करना होगा। अब हम इसे अपने हाथों से बचकर नहीं जाने दे सकते। चलो भाइयों, आज इस चुड़ैल को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आज इसका काम तमाम करके ही रहेंगे। आ जाओ। फिर चुड़ैल भागती भागती जंगल पहुंच जाती है और कुएं के अंदर चली जाती है। सभी गांव वाले भी वहां पहुंच जाते हैं। अरे भाई, ये तो इस कुएं में चली गई, अब क्या करें? एक काम करते हैं, इस कुएं में ही आग लगा देते हैं। फिर गांव वाले लकड़ियां इकट्ठा करके कुएं में डालने लगते हैं और कुएं को आग के हवाले कर देते हैं। आग लगते ही चुड़ैल भी तड़पने लगती है। मर गई रे। अरे गांव वालों, ये तुमने क्या किया? अरे नहीं। और देखते ही देखते उस चुड़ैल का अंत हो जाता है। कुछ दिनों पहले की बात है।
एक गांव जंगल के करीब बसा हुआ था। जंगल के करीब बसे हुए होने की वजह से वहां के जंगली सुअर अक्सर उस गांव में घुस जाया करते थे और गांव वालों के खेतों को नुकसान पहुंचाया करते थे। भाई, ये जंगली सूअरों का आतंक तो अब बढ़ता ही जा रहा है। हमें इन्हें रोकना होगा, नहीं तो ये हमारी सारी खेती यूं ही बर्बाद करते रहेंगे। भाई, मेरे पास एक तरकीब है। क्यों ना हम उस रास्ते पर एक लोहे की बाड़ बना दें, जहाँ से अक्सर जंगली जानवर गांव में घुसते हैं। अरे मुरारी भाई, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? नहीं नहीं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है जो हम बाड़ बनवाएं। मेरे पास एक आसान रास्ता है इन जंगली जानवरों को सबक सिखाने का। फिर रात होने पर कालिया एक तरबूज में गोला बारूद भरकर उस रास्ते पर रख देता है जहाँ से अक्सर जंगली जानवर गांव में आया करते थे, और एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। अब मजा आएगा जंगली सुअर, अब तुझे मजा चखाऊंगा। फिर थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जंगल से एक हथनी निकलकर उस रास्ते पर आती है। रास्ते में तरबूज देखकर वो खुश हो जाती है। अरे अरे नहीं नहीं, ये तरबूज तो मैंने जंगली सुअर के लिए रखा था। ये हथनी कहाँ से आ गई? मुझे इसे रोकना होगा। फिर वह हथनी की ओर दौड़ता है, लेकिन उसके वहां पहुंचने से पहले ही वो हथनी उस तरबूज को खा लेती है। तरबूज खाते ही उसके मुंह में जोरों का विस्फोट होता है और हथनी का मुंह बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। हथनी दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है और इधर उधर भागने लगती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। उसकी चिंगार सुनकर कुछ गांव वाले भी वहां पहुंच जाते हैं। अरे कालिया भाई, इस हथनी को क्या हुआ? इसका मुंह तो बुरी तरह से जख्मी हो गया है। ऐसा कैसे हुआ इसके साथ? अरे भाई, जंगली सुअरों को सबक सिखाने के लिए मैंने एक तरबूज में विस्फोटक भर कर रखे थे, लेकिन ये हथनी पता नहीं कहां से आ गई और तरबूज खा गई और इसके मुंह में विस्फोट हो गया। ये तो बहुत बुरा हुआ भाई। हमारे गांव में सदियों से इन हाथियों को पूजा जाता है और आज हमने उसी पूजनीय हाथी की ये क्या दुर्दशा कर दी। भाई, एक तरफ तो हम एक जानवर की पूजा करते हैं और दूसरी तरफ उन जंगली सुअरों को जान से मारने की कोशिश करते हैं। उनकी जुबानों को भी तो भगवान ने ही बनाया है। तुम सही कहते हो भाई। लगता है इसी सोच के कारण भगवान ने हमारी पूजा स्वीकार नहीं की। फिर वह हथनी दर्द में तड़पती तड़पती जंगल के अंदर चली जाती है। उसकी चीख पुकार सुनकर एक चुड़ैल की नजर उस पर पड़ती है। अरे, इस हथनी को क्या हुआ? इसका मुंह तो बुरी तरह से जख्मी है। फिर वह चुड़ैल उड़ती हुई उस हथनी के पास जाती है। हथनी उस चुड़ैल को देखकर डर जाती है। अरे डरो नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। ये तुम्हारे साथ क्या हुआ? फिर हथनी उसे पूरी बात बताती है। अच्छा, तो ये सब इन इंसानों की करतूत है। मुझे तो पहले ही इन इंसानों पर भरोसा नहीं था। मैं तुम्हारे जख्मों को तो ठीक नहीं कर सकती, लेकिन एक उपाय है जिससे तुम्हारी पीड़ा कुछ कम जरूर हो सकती है। तुम पास में बनी नदी में चली जाओ। नदी के पानी से तुम्हारी जलन कुछ कम हो जाएगी। फिर हथनी चुड़ैल की बात सुनकर गांव में बनी नदी की ओर चली जाती है। सभी गांव वाले भी उस हथनी को देखने के लिए उस नदी के किनारे इकट्ठा हो जाते हैं। वो बेचारी हथनी नदी के बीचों बीच जाकर खड़ी हो जाती है। भाई, हमें इस हथनी की मदद करनी चाहिए। क्या पता हमारी मदद से ये ठीक हो जाए। फिर दो गांव वाले हाथी पर सवार होकर नदी के अंदर जाते हैं। दूसरे हाथी अपनी सूंड की मदद से उस हथनी को नदी से बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अरे बिल्लू भाई, लगता है अब कोई फायदा नहीं है। ये बहुत कमजोर हो चुकी है। हीरा भाई, इसके पेट की ओर तो देखो, लगता है ये गर्भ से है। हाँ भाई बिल्लू, तुम सही कहते हो, ये तो गर्भ से है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? तभी हथनी के गर्भ से होने की बात नदी के किनारे खड़े गांव वालों को पता चलती है। अरे सुषमा, तुमने सुना? ये बेचारी हथनी तो गर्भ से है। हाँ बहन, इस बेचारी हथनी के साथ तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन हम गांव वाले इसके बच्चे को कैसे बचाएं? भाई, पानी बहुत गहरा है और लगता है
अभी बच्चे के जन्म का समय भी नहीं आया है। हम इसके बच्चे को नहीं बचा सकते। तभी ये सब बातें वहाँ पेड़ पर बैठी चुड़ैल को पता चलती है। अरे ये क्या, इसके पेट में तो बच्चा भी है, मुझे इसकी मदद करनी होगी। फिर जैसे ही चुड़ैल पेड़ की छांव से बाहर निकलती है और सूरज की रोशनी से जल उठती है। अरे नहीं, ये क्या, मैं तो भूल ही गई, मैं सूरज की रोशनी में बाहर नहीं निकल सकती। क्या करूं, इसकी मदद कैसे करूं? हे भगवान, मैं मानती हूँ मैं धर्म के रास्ते पर कभी नहीं चली, इसीलिए मैं चुड़ैल बनकर इसकी सजा भुगत रही हूँ। लेकिन आज मुझे इस हथनी के बच्चे को बचाने के लिए आपकी मदद की जरूरत है। मैं सूरज की रोशनी में बाहर नहीं निकल सकती, कृपा करके मेरी मदद कीजिए। ये गांव वाले इस हथनी की कोई मदद नहीं कर पाएंगे। हे भगवान, अब आप ही कोई चमत्कार कीजिए। वहीं दूसरी तरफ हथनी बेहोश होने लगती है और धीरे धीरे पानी में डूबने लगती है। अरे भाई, जल्दी ही कुछ करना होगा, नहीं तो इस हथनी के साथ साथ इसका बच्चा भी मर जाएगा। लेकिन हम इसकी मदद कैसे करें भाई? हम इंसान अब इसकी कोई मदद नहीं कर सकते। फिर बिल्लू और हीरा हाथियों की मदद से उस हथनी को पानी से ऊपर रखने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो हथनी पानी में और डूबने लगती है। हीरा भाई, कोई फायदा नहीं हो रहा है, हम इसे नहीं बचा पाएंगे। ये तो पानी में ही डूबती जा रही है, अब क्या करें? ये सब देखकर कालिया को बहुत दुख पहुंचता है, क्योंकि ये सब उसी की वजह से हो रहा होता है। हे भगवान, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही आपके बनाए हुए जीव को मारने की कोशिश करी थी। मैं भूल गया था कि आपके बनाए हुए प्रत्येक जीव में आपका वास होता है। मुझे अपनी गलती स्वीकार है भगवान, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे किए की सजा इस हथनी के बच्चे को मत दीजिए। अब आप ही कुछ कीजिए भगवान, हम इंसान इसकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। तभी जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं। काले बादल सूरज को अपनी आगोश में ले लेते हैं और दिन में ही अंधेरा हो जाता है। अरे बहन, ये अभी तो दिन था, ये अचानक से दोपहर में रात कैसे हो गई? हे भगवान, आपकी लीला अपरंपार है। तभी गांव वालों को डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं और वो चुड़ैल बाहर निकल आती है और नदी के ऊपर उड़ने लगती है। अरे मर गए रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? ये तो दिन में बाहर नहीं निकल सकती थी, परंतु आज कैसे आ गई? भाई, तुम देख नहीं रहे हो, आज दिन में ही अंधेरा हो गया है। ये सब ऊपर वाले की लीला है। इस चुड़ैल को स्वयं भगवान ने भेजा है ताकि वो इस हथनी की मदद कर सके। फिर वो चुड़ैल नदी के अंदर चली जाती है। तभी वो हथनी भी दम तोड़ देती है और पानी में डूब जाती है। अरे बिल्लू भाई, हथनी ने तो अपने प्राण त्याग दिए, अब इसके बच्चे का क्या होगा? तभी पानी में से चुड़ैल बाहर निकलती है। उसकी गोद में एक हाथी का बच्चा होता है। सब गांव वाले उस हाथी के बच्चे को देखकर खुश हो जाते हैं। फिर वह चुड़ैल उस बच्चे को किनारे पर रख देती है और वहां से चली जाती है। तभी वो काले बादल भी हट जाते हैं और वापस से दिन हो जाता है। फिर सब गांव वाले उस हाथी के बच्चे को बहुत सारा प्यार देते हैं और उसका पालन पोषण करने लगते हैं और भगवान से माफी मांगते हैं। हे भगवान, आज के बाद हम किसी भी जीव को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। सब जीव आपके ही बनाए हुए हैं, हम अब से किसी को भी हानि नहीं पहुंचाएंगे।